ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त मातृभूमि का वो शो जिसमें आपको खबरें विस्तार से और साथ ही एक भी खबर ना छूटने की गारंटी देते हैं हम, तो खबरें फटाफट अंदाज में आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हर खबर से आपको अपडेट करते हैं। तो आइए शुरुआत मातृभूमि की करते हैं। अब विस्तार से खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां महारानी गर्ल्स डिग्री कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड में 3 मजार मिले, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कॉलेज कैंपस में ये मजार कहां से आ गए। तो ये धार्मिक और छात्र संगठन से जुड़े लोग दरअसल जब मौके पर पहुंचे और कॉलेज परिसर में मजार होने पर सवाल उठे, तो प्रशासन से मजार को हटाने की मांग की गई है। ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई। ये तीनों मजार कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड के पिछले हिस्से में पंप हाउस के नजदीक हैं। मजार कब बने, मजार किसने बनवाए, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं है। कॉलेज की प्रिंसिपल को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हालांकि उनका कहना है कि ये मजार पिछले 10-15 साल से यहाँ हैं। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पुरुषों के आने पर तो पाबंदी है। अब यहाँ इबादत के लिए कौन आता है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। 6 महीने से प्रिंसिपल हूँ इस कॉलेज की, और ये मज़ारें काफ़ी साल से बनी हुई हैं, कोई 10-15 साल से। ये आज का नहीं है डेवलपमेंट। तो ये प्रिंसिपल का रोल तो यूँ नहीं है, बिकॉज ये 3 आज अभी बनी तो है नहीं है, ये बहुत पुरानी मज़ार है। तो ये तो बहुत टाइम हो गया इन चीज़ों का, तो ये तो स्टेटस को चल रहा है जैसे चल रहा है। ये मज़ार गर्ल्स कॉलेज के पिछले हिस्से में स्थित हैं। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं कि जो महारानी कॉलेज है, इसकी जो फील्ड है, फील्ड के ठीक पीछे पंप हाउस है और पंप हाउस के पास एक एक कर 3 मज़ारें सामने आई हैं। किसी ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो डाला था, उसके बाद लोगों को जानकारी हुई है। और आप देख सकते हैं कि जो फील्ड के पीछे का हिस्सा है पंप हाउस के पास का, यहाँ पर जो 2 मज़ार हैं वो एक साथ हैं, जबकि एक मज़ार जिसकी साइज जो है वो छोटी है। ऐसा लगता है कि किसी बच्चे की ये मज़ार है, किसी बच्चे की कब्र है, क्योंकि इसकी साइज बेहद छोटी है। लेकिन जो आपको बताएं कि यहाँ पर तीनों मज़ारों का जो बेस है उसे कंक्रीट से तैयार किया गया है। एक मज़ार अलग है, जबकि 2 मज़ार एक साथ है। इस पर कंक्रीट का बेस तैयार किया गया है, पत्थर का बेस तैयार किया गया है। यहाँ अगरबत्ती जलाने के लिए, लोहबान जलाने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। और जो तीनों मज़ारें हैं ये हरे रंग की हैं। इस पर हरे रंग की चादर भी जो है चढ़ाई गई है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इन 2 मज़ारों के ऊपर जो पेड़ है, पेड़ पर भी कई चादरें रखी हुई हैं। इसके बगल में एक बॉक्स रखा हुआ है जिसमें ताला लगा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई लोग रहते हैं और बाकायदा यहाँ पर साफ सफाई करते हैं, इसकी देखरेख करते हैं। गर्ल्स कॉलेज में ये मज़ारें कब बनाई गई, इसे लेकर फिलहाल कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हैं वो आज छुट्टी पर हैं और जो दूसरे स्टाफ हैं वो बहुत पुख्ता तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। कि जो महारानी गर्ल्स डिग्री कॉलेज है ये आज़ादी के पहले का है। जयपुर की महारानी गायत्री देवी द्वारा ये कॉलेज स्थापित कराया गया था। निश्चित तौर पर वो कट्टर हिंदू परिवार से थी, तो वो उनके राज में उनके द्वारा दी गई जमीन पर जो कॉलेज बनाया गया उसमें कम से कम मज़ारें तो नहीं बनवाई जाएंगी। तो ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज परिसर में मजार को लेकर कॉलेज के छात्रों की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि पहली बार कैंपस में मजार होने के बारे में जानकारी मिली है। ये तीनों मजार प्रिंसिपल के आवास के सामने हैं, जहां छात्रों का कम आना जाना होता है। वहीं पंप कर्मचारी का दावा है कि एक मजार पहले से थी, जबकि 2 मजार हाल ही में बनी मालूम होती है। समस्त छात्र शक्ति ये कहना चाह रही है सरकारी जमीन के अंदर ये मजारें कैसे आई, और आई भी तो ये प्रिंसिपल मैम है, इनको पता नहीं है कि इन चीज़ों का। छात्रों को तो घुसने के लिए अनुमति नहीं दी जाती कॉलेज में, कि गर्ल्स कॉलेज है, छात्र अलाउ नहीं है। तो इस चीज़ के लिए इसकी जांच करनी चाहिए मैडम को कि भाई ये कैसे आई मज़ारें। और जाति धर्म नाम से कहीं कॉलेज चलता नहीं है, सभी जाति के लोग यहाँ आते हैं, सभी लोग विद्यार्थी पढ़ते हैं यहाँ। तो ये गलत है सरकारी ज़मीन पर ऐसा कार्य करना। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, जो है शुरू से चीज हुई दब रही होंगी, जैसे मिट्टी है दब रही है ना। आप पहले कितनी देखते थे? हम तो एक ही देखिए, एक दफे आते हैं हम तो, लाइट का काम जो भी होता है जब देखने आते हैं, बस फिर हमें क्या लेना। देखी तो मैंने तीनों भी देखी होंगी, तो ध्यान नहीं है मौजूद है।
तो जयपुर के महारानी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 3 मजारों के सामने आने के बाद घमासान शुरू हो गया है। धरोहर बचाओ समिति के सदस्यों ने कॉलेज में पहुंचकर हंगामा किया, मजार हटाने की मांग की। समिति के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कॉलेज परिसर में नई मजार बनाई गई। तो ये मामला जयपुर से सामने आया है और यहाँ पर ये महारानी गर्ल्स कॉलेज है और इसी में ये मजार सामने आने की बात जब से लोगों के बीच पहुंची है, तब से इसको लेकर एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जयपुर के महारानी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 3 मजार और ये मामला अपने आप में चौंकाने वाला है। खुद जो कॉलेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनमें से भी कुछ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अचानक से ये मजार यहाँ पर आ गई है। बहुत से ये बता रहे हैं कि पहले यहाँ 1 मजार होती थी, अब ये 2 नई मजार कब बन गई, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। जयपुर से आगे बढ़ते हैं, अब आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं, राजधानी शिमला। यहाँ सत्ता की हनक फिर से दिखाई दी। पहले एनएचएआई अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया था और अब कांग्रेस के पूर्व विधायक पर पुलिस अधिकारी को धक्का देने का आरोप है। आरोप है कि पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने बिलासपुर में एएसपी को धक्का दिया, उन्हें गाली दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देखिए, कांग्रेस के पूर्व एमएलए बंबर ठाकुर, उन पर आरोप लगे। बिलासपुर में एएसपी को उन्होंने गाली दी, उनके साथ धक्का मुक्की की। दरअसल पुलिस ने सुरक्षा कारणों से पूर्व विधायक के काफिले को रोक दिया था, जिसके बाद बंबर ठाकुर और उनके समर्थकों ने हंगामा किया। कथित रूप से एएसपी शिव कुमार चौधरी को अपशब्द तक कहे गए। आरोप यह है कि कांग्रेस के पूर्व विधायक ने एएसपी को धक्का देकर हटाया और फिर कांग्रेस कार्यकर्ता ही देखिए सड़क पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, जेपी नड्डा के खिलाफ। हिमाचल प्रदेश के बाद बात जाति को लेकर उत्तर प्रदेश में जारी सियासी संग्राम की। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की पिटाई का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि इटावा से ही एक और कथावाचक की पिटाई का मामला सामने आया। यादव कथावाचक के बाद अब की बार मामला ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई का है और इसी को लेकर एक नया विवाद अब खड़ा हो गया है। दारू नहीं हो, दारू देखो तो ना अगर वे आए काय मार लगा दे, मार खींच के क्या है अरे मार लगा दे। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक और कथावाचक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जसवंत नगर के जनकपुर गांव का है, जहां ब्राह्मण कथावाचक को गांव वालों ने पकड़कर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। गुरु के वीडियो 17 जून का बताया जा रहा है। आरोप है कि कथावाचक पंकज उपाध्याय नशे में थे, जिस वजह से उनकी पिटाई हुई। जबकि परिवार का दावा है कि वो मिर्गी के मरीज हैं। उसको मिर्गी का कोई वो आ जाता है तो दौड़ा आ जाता है, तो उसने दवाई खाई उसने, तो दवाई से उसे नशा आ गया। नशा आने से और उसको जमीन पर गिर गया, उसको होश नहीं रहा था, तो किसी उन लोगों ने उसको खींच के अपने घर ले गए। पंकज और उनका पूरा परिवार सबूत के तौर पर दवा दिखा रहा है, लेकिन वीडियो में जो कहानी दिखी अब आपको वो दोबारा दिखाते हैं। वीडियो में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कथावाचक पंकज उपाध्याय नशे में महिलाओं के पास चले गए, जिन्हें पकड़कर गांव वालों ने पीट दिया। आदमी पर ऐसे तो खड़े रहो तो पता नहीं रात को समझ लेला चैनल खोलेगा परे जाएगा तो मैं तुम्हें शर्म नहीं आई भाऊंगे पता नहीं है। तू चैनल खोल के हम पहले नंबर पे लेटे और तू पीछे लगा जाके जब तेरी खटिया माँ बिछी है मैंने अरे हमने सवेरे देखो। कथावाचक पंकज ने उस रात की कहानी बताई। पंकज के मुताबिक वो 16 जून को जनकपुर गांव में कथा के आयोजन पर चर्चा करने गए थे।
इसके पहले भी इस गांव में 2 बार कथा करा चुके थे। पंकज का दावा है कि 17 जून की रात उनकी तबीयत बिगड़ गई और मिर्गी का दौरा आया था, जिसके बाद वो सुध-बुध खो बैठे। ग्रामीणों ने उन्हें नशे में समझा और उनकी पिटाई कर दी। वहाँ पर गया था नारियल शेर करने श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए। मुझसे कहे गुरुजी आप आइए घर पर और हमारी बातचीत करिए, हमारे जो ब्याज जी हैं उनको ब्याज जी को आप करवाइए। तो इतने में मैं बारिश हो के कारण मैं वहाँ पर मैं रुक गया। फिर इतने में मैं सो गया, फिर बारिश हो गई, फिर उसमें लाइट गाँव में नहीं थी, तो इसकी वजह से मुझे टॉयलेट करने के लिए उठा और फिर एकदम उठ गया, सो गया। फिर एकदम मुझे वहाँ पर बहुत धमकाया, पीटा, जो नशा है, नशा करता है, वो करता है, मुझे गंदी गंदी गाली दी और मुझे बहुत तबीयत से मारा। फिरोजाबाद जिले के टूंडला कस्बे के गांव के रहने वाले पंकज उपाध्याय का दावा है कि उन्होंने जिंदगी में कोई नशा नहीं किया। वृंदावन से शिक्षा हासिल करने के बाद पिछले 10 साल से कथा सुनाते हैं और उनका 10 सालों से दिल्ली के एम्स में मिर्गी का इलाज चल रहा है। खाली उसको मिर्गी दौड़ जाते थे, सुबह वहाँ पर हिल पड़ा, वो लोग उठा ले गए, फिर उसको मारा, पीटा, उसे पता नहीं कि क्या हो गया। उसका नाम याद, वो यदुवंशी थी, हम ठाकुर के साहब आ गए थे। ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई का ये वीडियो 17 जून का है जो अब वायरल हो रहा है। इससे पहले 21 जून को इटावा के दादरपुर में 2 कथावाचकों की पिटाई हुई थी। कथावाचकों पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपनी जाति छिपाई। कथावाचक वास्तव में यादव जाति के थे, इसलिए ये मुद्दा सियासी बना और ब्राह्मण वर्सेस यादव की सियासी जंग शुरू हो गई थी। लेकिन इस घटना के 4 दिन पहले इटावा में ही जसवंत नगर क्षेत्र में ब्राह्मण कथावाचक की पिटाई हुई, जिसका वीडियो अब सामने आया है और अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। सकारात्मक मुद्दों के अभाव में जूझती समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी धार्मिक आधार पर और कभी जाति आधार पर ध्रुवीकरण करके उत्तर प्रदेश में अशांति लाना चाहती है। उसका परिणाम है कि तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी के लोग जाति आधार पर हिंसा पर उतारू हैं। देखिए, भाजपा वो सत्ता के लिए धर्म को धर्म से, जातियों को जातियों से लड़ाती है। समाज में नफरत घोलने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे, पिछड़ों पे, दलित पे, अल्पसंख्यकों पे अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। ब्राह्मण कथावाचक ने पिटाई का आरोप यदुवंशी समाज पर लगाया है। पीटने वाले लोगों का पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है, ना तो पीटने वाले परिवार की ओर से और न ही कथावाचक पंकज उपाध्याय के परिवार की ओर से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस वजह से पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और वही कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान और दुकानदारों की पहचान को लेकर जारी सियासी और कानूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान इस रूट पर चलने वाली हर दुकान पर नेम प्लेट और दुकानदार का नाम लिखने के आदेश दिए। सरकार की दलील है कि कांवड़ यात्रा में यात्रियों की पवित्रता को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अब उत्तराखंड की सरकार ने कहा है खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम, अनिवार्य लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी। इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन कह रहे हैं कि फैसले को पहलगाम में जो आतंकी आए थे और उन्होंने धर्म देखकर लोगों को मारा था, उसी रूप में क्यों ना देखा जाए, क्योंकि यहां पर भी सरकार के इस फैसले को अमल में लाने के लिए जो संगठन उतर रहे हैं वो कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर लोगों की पहचान कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा से पहले पहचान को लेकर ये जो सियासी संग्राम है, इस पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन का जो बयान है, वो बयान अब नया विवाद खड़ा कर रहा है। नेम प्लेट विवाद को लेकर एसटी हसन ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। कहा इनमें और आतंकवादियों में क्या अंतर। साथ ही उन्होंने कहा पहलगाम में भी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें?
ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। आइए अब आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा में लगाई जाने वाली दुकानों को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने आदेश क्या दिया है। दरअसल खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम अनिवार्य होगा, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। बिना नाम और लाइसेंस वाली दुकानें बंद रखी जाएंगी। कांवड़ रूट पर निगरानी अभियान चलाया जाएगा। आदेश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है। पिछले समय में थूक जहाज जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवड़ यात्रा हमारी दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों की तरफ से अभियान शुरू किया गया, जिसे लेकर आरोप लगा कि दुकानदारों और कर्मचारियों के कपड़े तक उतरवा दिए गए। इन आरोपों पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा दावा किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा, कांवड़ यात्रा को लेकर ये क्या हो रहा है? आधार कार्ड नहीं तो कपड़े उतारने की बात। ओवैसी ने पूछा कि आखिर ऐसा करने वाले लोग हैं कौन? साथ ही उन्होंने होटल में जाकर धर्म की पड़ताल करने का आरोप भी लगाया। कौन ये विजिलेंटी होते कौन ग्रुप्स ये सरकार चला रहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार चला रहा? उसका आधार कार्ड नहीं मिला तो बोले पैंट उतारो। क्या है ये गंदगी है? और फिर बाद में मालूम हुआ पुलिस नोटिस दी। नोटिस देने से नहीं, उनको अरेस्ट करो, रोको आप उनको। अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही तो ये सब विजिलेंटीज कर रहे वहां पर। ये खुद गवर्नमेंट बने हुए है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया लास्ट टाइम, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आज भी रिलीवेंट है। आप होते कौन जाने वाले वहां पे? तुम्हारे को धरना देना है, तुम जाके धरना, तुम होटल में कैसे जाते? तुम किसकी होटल रहने? तो तुम होते कौन? तुम गवर्नमेंट है, तुम कानून है, कौन है तुम? हमारा एक ही डिमांड है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए। आज होटल पे शुरू हुआ, कल आपके टीवी स्टूडियो में आ जाएगा। तैयार रहो आप लोग। इस बीच नेम प्लेट विवाद को लेकर एसटी हसन का बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से बातचीत की एसटी हसन ने और उन्होंने कहा कि देखिए, नेम प्लेट लगाने का जो सरकारी आदेश है उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस्लाम भी यही सीख देता है कि व्यापार में धोखा नहीं देना। छोटे दुकानदारों पर 2 लाख जुर्माना ये काफी ज्यादा है। देखिए, नाम लगाने से हमें कोई इतराज नहीं है। इस्लाम यही सिखाता है किसी को धोखा देके अपना कारोबार ना किया जाए, और हम ये मानते हैं अल्लाह को जिसको जो देना है वो कोई रोक नहीं सकता, जो नहीं देना है वो कोई दे नहीं सकता। लेकिन 2 लाख का जुर्माना एक ठेले वाले पे अगर लगेगा तो उसका क्या हशर होगा, ये बहुत ज्यादा है। खबर बिहार से है, जहां दानापुर में भीषण आग लग गई। दानापुर के शगना रोड के शोरूम में ये आग लगी। रेस्टोरेंट में लगी आग 4थे फ्लोर तक पहुंची। शोरूम में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी है। देख रहे हैं आप किस तरीके से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं और जो 4थी मंजिल है वहां तक ये आग पहुंच गई। ऊपर से धुएं का काला गुबार भी उठता हुआ आप देख रहे हैं। भीषण आग, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पटना में डोमिसाइल को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और साथ ही नारा लगाया कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। आपको बता दें, छात्रों की पुलिस, शिक्षक और बीपीएससी की भर्तियों में 90% डोमिसाइल की मांग है। तो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो, इसी मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए। देखिए, पटना में छात्रों का डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। ये लोग मार्च करते हुए पटना कॉलेज से डाक बांग्ला चौराहे पर पहुंच गए हैं।
पुलिस जो है यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रोक दी है, आगे जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ में छात्र जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में डोमिसाइल नीति का जो मुद्दा है वो गरमा रहा है। हम बात करेंगे, आप लोग डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्या सरकार आपकी कुछ सुन भी रही है या नहीं? सुनेंगे जरूर सुनेंगे। पूरे बिहार में जितना भी वैकेंसी आ रही है उसमें डोमिसाइल जारी करना होगा। हर हाल में RTR 4 के साथ जल्दी वैकेंसी दे। सरकारी नौकरियों में आप लोग डोमिसाइल चाहते हैं? बिहार सरकार जो भी वैकेंसी निकालती है छात्र युवा नौजवानों के साथ डोमिसाइल नीति के साथ वो लागू कर दे। हम लोग उनके साथ है। 20 साल में उन्होंने जो भी काम किया है वो धन्यवाद के पात्र है। हम दूसरे राज्यों के छात्रों को यहाँ नौकरी मिल रही है, शिक्षक बन रहे हैं, तो इससे आप लोग को बहुत दिक्कत है सर। जब हम लोग बिहार का यहाँ पे 63 और बाहरी को 163 हो रही है तो हम लोग को फिर यहाँ क्यों उन लोग को भरा जाए? उन लोग आप लोग की हकमारी हो रही है इससे? जी बिल्कुल सर, डोमिसाइल हमारा हक है। अगर आप लोग की नहीं सुनी गई तो क्या करेंगे? चुनावी वर्ष भी है तो उसके लिए सरकार को आगे मांग रखा जाएगा। जो भी प्रस्ताव सरकार के लिए आगे मांग रखा जाएगा। मेरा दिलीप भैया है छात्र यूनियन का नेता, उसको आगे देखा जाएगा। हम लोग तो अपना हक के लिए तैयार है। हम लोग डोमिसाइल लेके रहेंगे। आर पार की लड़ाई होगी। बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी। हम सबको मांग है डोमिसाइल के साथ 4 का वैकेंसी चाहिए और डोमिसाइल लागू होना चाहिए। नहीं लागू होने पर हम सरकार से भी लड़ने के लिए। भीड़ काफी है। डाक बांग्ला चौराहे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल आरक्षण लागू किया जाए। वहीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा पुलिस एवं BPSC तथा अन्य सरकारी नौकरियों में कम से कम 90% सीटें स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। यह इन लोगों की मांग है और लगातार जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। बात अमरनाथ यात्रा की करते हैं, जहां जम्मू से रवाना श्रद्धालुओं का पहला जत्था पहलगाम पहुंच गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया है। जम्मू बेस कैंप और श्रीनगर बेस कैंप से श्रद्धालुओं का पहला जत्था जब पहलगाम पहुंचा तो विधायक खुद मौजूद थे, अल्ताफ अहमद वानी जो विधायक हैं, और साथ ही बीजेपी के नेता रविंद्र रैना भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। ABP न्यूज से बातचीत के दौरान श्रद्धालुओं ने कहा है कि इस बार यात्रा में उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह स्वागत से उन्हें बहुत खुशी मिल रही है। जम्मू बेस कैंप से रवाना अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों का पहला जत्था पहलगाम पहुंच गया है और आप देख सकते हैं जो भक्त हैं वो गाड़ियों से उतरते हुए आपको नजर आएंगे और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको बसें और गाड़ियां ही नजर आएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनका यहां पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। पुष्पमाला पहनाकर उन्हें यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह पे आप लोगों का स्वागत हुआ, क्या कहेंगे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और यहाँ की जनता को लेकर? बहुत अच्छी सुरक्षा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन को। और भव्य स्वागत कर रहे हैं आप। स्वागत ये वही पहलगाम है जो 22 अप्रैल को जिसे लहूलुहान कर दिया गया था, लेकिन ये वही पहलगाम है कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर आए बाबा बर्फानी के भक्तों का दिल खोल कर भव्य स्वागत हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और हमें यहाँ पहुँचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। साइन बोर्ड ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। इंडियन आर्मी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने पूरे यात्रा में एकदम, और उसके बाद ये जो बसें लगी हैं एकदम A1 क्वालिटी की हैं। इतने गजब के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। किस तरीके से जो भोले के भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगातार यहाँ पर देखिए जयकारा और नारा लगाया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि बाबा के दर्शन करके जो पुण्य है वो प्राप्त किया जाए। और इसीलिए देश के कोने कोने से जो भक्त हैं वो अमरनाथ यात्रा के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आपने देखा किस तरीके की तस्वीरें आज पहलगाम में देखने को मिली हैं, क्योंकि पहला जत्था जो जम्मू से श्रीनगर से रवाना हुआ था वो पहलगाम पहुंच चुका है और कल सुबह करीब 3:30 बजे ये जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होगा। पहलगाम से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ बलराम पांडे, ABP न्यूज। आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धंसती और टूटती सड़कों ने शहर का बुरा हाल कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि 18 करोड़ की लागत से बनी सड़क मानसून की बारिश में 7वीं बार जगह जगह धंस गई, और वो भी सिर्फ 15 दिन के भीतर। आलम यह है कि इससे गुजरने वाले वाहन गड्ढों में फंस रहे हैं। स्थानीय लोगों को यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। करोड़ों की लागत से बनी सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह है। तस्वीरों में देख रहे हैं आप, ग्वालियर में न सिर्फ सड़क धंसी है, बल्कि जहां से सड़क धंसी हुई नजर आ रही है उसके नीचे गहरी सुरंग सी बनती नजर आ रही है। सड़क के बार बार धंसने की शिकायत के बाद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जो 5 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये ग्वालियर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ ये जो सड़क आप देख रहे हैं यही एक सड़क है, और 15 दिन के भीतर ये 7वीं बार सड़क धंसी है। 18 करोड़ इस सड़क बनाने में खर्च हो चुके हैं। इसी को लेकर अब 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है, जिसे 5 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। आयुक्त नगर निगम को हमने निर्देशित किया था और उन्होंने उसका सैंपलिंग के लिए भी लैब में भेजा है कि किस प्रकार का मटेरियल उसमें यूज़ हुआ, और अगर कोई गंभीर उसमें अनियमितता पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो पृथक हमारे पॉइंट्स है उसमें शहर में जहाँ पर भी रोड्स पर पानी का जल भराव हो रहा है या फिर गड्ढे हो गए हैं, इसमें आयुक्त नगर निगम के माध्यम से हमने चारों विधानसभाओं में लोकलाइज टीम्स रखी हैं, जिनके पास अपने मटेरियल और टीम और जेसीबी इत्यादि की जो मशीनरी लगती है उसकी भी उपलब्धता है। इसको हम रेगुलरली मॉनिटर भी कर रहे हैं। अब खबर राजस्थान से है, जहां हनुमानगढ़ की तस्वीरें आपको मैं दिखाने जा रही हूं। यहां जाखड़ावाली हनुमानगढ़ रोड पर जो पुल बना था वो बारिश में धंस गया है। पुल के धंसने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। पुल के बीच में 25 से 30 फीट लंबा, 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा बन गया है। प्रशासन ने एहतियातन रास्ते को बंद कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये पुल और कैसे बीच में पुल के ये बड़ा सा गड्ढा। राजस्थान हनुमानगढ़ की ये तस्वीरें आपके सामने। पुल धंस गया है यहां पर। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम में मॉनसून लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सुबह से हो रही बारिश से केदारेश्वर मंदिर में झरना फूट पड़ा, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये रतलाम का केदारेश्वर मंदिर है, जहां अमूमन भक्तों का सैलाब उमड़ता था, लेकिन यहां आसमान से आई आफत सैलाब की शक्ल में दहशत पैदा कर रही है, जिससे मंदिर और आसपास के पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक पानी का विकराल रूप नजर आएगा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पहाड़ से आ रहा पानी झरने की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऐसा लग रहा मानो हजारों लीटर पानी एक साथ बह रहा। आमतौर पर झरने का ऐसा नजारा 15 जुलाई के बाद ही दिखाई देता है, लेकिन पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। मंदिर परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। मंदिर के पुजारी और अन्य ग्रामीण बढ़ते जल स्तर को देखकर समय रहते ऊपर आ गए। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है। नदी किनारे बने कई मकान तेज बहाव की जद में आ गए, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। शारदा नदी में ऐसा उफान आया कि उसकी जद में जो आया उसने जल समाधि ले ली। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि ये मकान पल भर में शारदा नदी की आगोश में समा गया। जिस मकान को खून पसीने की मेहनत से बनाया, उसको अपनी आंखों के आगे उजड़ता देख आंखें नम हो गई। शारदा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जो आसपास के इलाकों में जमकर कटान कर रही है। कई गांवों में पानी घुस गया है। सबसे ज्यादा परेशानी सदर तहसील के निचले इलाकों में रहने वालों को हो रही है। उधर उत्तराखंड में मौसम की मार देखने को मिल रही है। बादल फटने के बाद उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाली सड़क तबाह हो गई, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग जंगल चट्टी इलाके में पिछले 3 से 4 दिन से फंसे हुए थे। लेकिन अब लोगों को निकालने का काम शुरू हो गया। प्रशासन की तरफ से यहां वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया और उसी के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला गया।
करीबन 600 से ज़्यादा यात्री जो पिछले कई दिनों से ऊपर यमुनोत्री धाम में फंसे हुए थे, उन्हें अब इसी तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। ऊपर पहाड़ी के रास्ते में एक पगडंडी तैयार की गई है। देखिए, महिलाएं हों, महिलाओं के साथ उनका सामान हो, तमाम लोग हों, बच्चे बुजुर्ग, सभी को इसी तरीके से ऊपर जो एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया है, उसी रास्ते से सभी को निकाला जा रहा है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, तमाम उत्तराखंड पुलिस के जवानों की तैनाती इन इलाकों में की गई है ताकि किसी भी यात्री के साथ कोई हादसा ना हो। इन्हें किस तरीके से वहाँ से निकालना है, इस तरह की तमाम कवायद यहाँ पर की जा रही है। कोशिश ये की गई है ऊपर जंगल के रास्ते की एक वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए, जिसे बनाने में 2 से 3 दिन का वक्त लगा, क्योंकि बीच में बड़े बड़े पत्थर भी हैं, पानी भी बरस रहा है, पानी की धारा के बीच से निकलना है, पहाड़ हैं। ऐसे में सभी यात्रियों के लिए यहाँ से निकलना आसान नहीं होता है, लेकिन कोशिश इस एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और आईटीबीपी की मदद से ये की जा रही है कि लोगों को रस्सियों के सहारे हाथ पकड़कर यहाँ से निकाला जाए। इन यात्रियों के साथ इनका सामान भी वहाँ पर मौजूद था, उसे भी लाया जा रहा है, उसको भी निकाला जा रहा है। और आप देखें तो सामने जो आपको सड़क दिखाई दे रही है, ये सड़क यहाँ से पूरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर सिर्फ मलबा, पहाड़, बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से करीबन 100 फीट नीचे सड़क थी, लेकिन उस 100 फीट सड़क से ऊपर एक बड़ा पत्थर है जिस पर मैं खड़ा हो पाया हूं। और यहाँ से ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि आखिर कैसे जब बादल फटा होगा, सैलाब आया होगा, तो अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर चला गया। तो अब इसी तरीके से रेस्क्यू चल रहा है। और गनीमत ये है कि प्रशासन की तरफ से जो जानकारी मिली है, अब तक लगभग सभी यात्रियों को जो पिछले 3-4 दिनों से यमुनोत्री धाम में फंसे हुए थे, उनको निकाला जा चुका है। अब गिने चुने यात्री ही ऊपर रह गए हैं और जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य भी चल रहा है ताकि वो तैयार हो और फिर से इस यात्रा को शुरू किया जा सके। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, यमुनोत्री, उत्तरकाशी। और उधर मुजफ्फरनगर में भाई ही अपनी बहन के प्यार का दुश्मन बन बैठा। युवती किसके पास रहेगी, इस बात को लेकर प्रेमी और प्रेमिका के परिजनों के बीच घंटों बहस होती रही। प्रेमी भी सड़क पर कार के सामने सीना तान कर बैठ गया। प्रेमिका ने भी अपने प्यार का साथ दिया और भाइयों से ही भिड़ गई। बीच सड़क पर जब प्रेमिका के भाई प्रेमी से बहस करने लगे तो बहन ने उनको करारा जवाब दिया। दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। प्रेमिका के भाई जब युवती को अपने साथ ले जाने लगे तो युवक ने बचपन के प्यार की दुहाई दी। बीच सड़क पर घंटों ड्रामा चलता रहा। प्रेमिका के भाई अपनी बहन को कार में बैठा कर ले गए। युवती दिल्ली की रहने वाली है। उधर बिहार के दरभंगा में भीषण सड़क हादसा हुआ। एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल। यह हादसा तब हुआ जब बेकाबू ट्रक ने बिजली के खंभे, मकानों को तोड़ते हुए कई लोगों को रौंद डाला। कोशिश की, जिसके बाद कुछ लोग ईंटें लेकर उसके पीछे भागे तो कुछ लोग बाइक से उसका पीछा करते दिखाई दिए। कुछ दूर जाने के बाद लोगों ने ट्रक को रोक लिया और उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर को ट्रक से नीचे खींच लिया और उसको जमकर पीटा। हंगामे की खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। अभी जो है कि ट्रक को हटा दिया गया, ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रही है। बस एक एक्सीडेंट का मामला है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उधर ट्रेन में पानी की बोतल के लिए ज्यादा पैसे मांगने की शिकायत करना एक टूर ब्लॉगर को महंगा पड़ गया। आरोप है कि पेंट्री स्टाफ ने उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसका मोबाइल भी छीन लिया। 20-20 रुपए का 2 बोतल हमने खरीदा है। ये पानी ये घटना नई दिल्ली से ग्वालियर के रास्ते चेन्नई जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस ट्रेन की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। मोबाइल भी छीन लिया मेरा, देखिए। यात्री के मुताबिक उसने 2 बोतल पानी खरीदा जिसके लिए ज्यादा पैसे चार्ज किए गए। जब उसने इसकी शिकायत की तो पेंट्री स्टाफ ने उसे पीटा। दावा है कि टीटीई और ट्रेन में मौजूद पुलिस कर्मियों ने भी पेंट्री स्टाफ का साथ दिया। हमने सिर्फ कंप्लेन किया पानी को लेकर, टीटी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें ऊपर कर रहे हैं। भाई ये चीजें बताइए गलत है कि नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई की गई, इस पर रेलवे ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर राजस्थान के जयपुर में चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया। हालांकि ये चोरी ना तो पैसों की है और ना ही सोने चांदी की। ये चोरी कब्रिस्तान में दफन मुर्दों के कफन की चोरी। क्योंकि रात के अंधेरे में कोई आता है और महिलाओं की कब्र से कफन चोरी करके ले जाता है। जयपुर के शास्त्री नगर कब्रिस्तान में महिलाओं की कब्र से कफन चोरी का ये सिलसिला पिछले कई दिन से जारी है। चोरी की इस वारदात को सुनकर न सिर्फ लोग हैरान हैं, बल्कि पुलिस भी परेशान है।
स्थित शास्त्रीनगर कब्रिस्तान में कब्र खोली गई है और ये भी मौके पर हमें यहाँ पर और इसको माशाल्लाह भी पैक करवा दिया है। महिलाओं की कब्र से कफन चोरी की इस वारदात को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने इसको लेकर शास्त्री नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। हाँ, 1:30 बजे के बाद फिक्स 1:30 बजे रात को 1:30 बजे। हाँ, 1:30 बजे के बाद। कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? तो आपने उनको बोला नहीं, टोका नहीं? मैंने ना बोला भाई, यहाँ पहरेदार ना रहेगा और पहरेदार होंगे भाई। कुछ लोग इसे तंत्र मंत्र से भी जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल इस कफन चोरी का सच क्या है, इसका रहस्य पुलिस को सुलझाना है, जो अभी तक एक भी चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। और अब खबर अमेरिका से है, जहां कैलिफोर्निया में एक पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हुआ है। धमाके के बाद आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। इस हादसे के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल। जैसे ही फैक्ट्री में आग लगी, एक के बाद एक धमाके होने लगे। आग की लपटें खतरनाक तरीके से ऊपर उठने लगी। आग और धुएं का गुब्बारा आसमान में चारों तरफ फैल गया। फैक्ट्री में बड़ी संख्या में पटाखे रखे थे, जिसकी वजह से जबरदस्त धमाके हुए। विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी आवाज दूर तक सुनी गई। धमाके के बाद लोग भाग खड़े हुए। पटाखों में आग लगने के बाद हर तरफ विस्फोट हो रहा है। धुआं कई हजार फीट तक आसमान में उठता हुआ नजर आया। आग तेजी से फैली और आसपास की झाड़ियों तक पहुंच गई। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे को लेकर उनके ही देश में भारी कंफ्यूजन है। पाकिस्तान में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा ये ऑफिशियल था या नॉन ऑफिशियल था। शो के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि उनका दौरा ऑफिशियल नहीं था। मेरा ख्याल है उनके लिए प्राइवेट एक विजिट था। एंकर ने अपना सवाल फिर दोहराया, जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने फिर वही जवाब दिया। ऑफिशियल विजिट नहीं था पाकिस्तान के आर्मी चीफ का। नहीं, उनका जो मैंने अखबार में पढ़ा है कि जो उनका वहाँ पे जाना जो है वो लंच जो था वो। हालांकि अगले ही पल ख्वाजा आसिफ अपने बयान से पलट गए। अदरवाइज ऑफिशियल विजिट था, उनको इनवाइट किया होता कई महीने पहले से। ख्वाजा आसिफ के बयान से साफ हो गया है कि आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान की जनता में बल्कि वहां के मंत्रियों में भी भारी कंफ्यूजन है। तो मातृभूमि देख रहे थे आप। एबीपी न्यूज पर अब मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।